हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए कि हमने जो है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दैट इज चैप्टर नंबर 1 का आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो एडू वर्ल्ड पर जा करके, एडू वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल पर जा करके उन सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर नंबर 1 और 2 आप डालोगे एडू वर्ल्ड करके तो आपको वो लेक्चर सारे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा, है ना, जो आपको बेसिकली एक मिनट बेटा। ओके, तो जो आपकी कह सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर बेस है। आपको बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी। जैसे अच्छा, उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा कोट लेकर के आया हूँ, है ना। आ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। जब तक आपको बड़ा रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक आप जो है छोटे छोटे प्रोग्रेसेस को ऐड करते रहिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिग रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा छोटे से मोटिवेशन कोर्स का मतलब। ठीक है, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब क्या है, आज जो हम बेसिक प्रॉपर्टीज करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने सॉरी सॉरी ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के थ्री मेथड्स आपको बताए थे। फर्स्ट क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड जो कि लास्ट होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, वैसे मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन का भी आपको एक तरीके से जो इंडक्शन प्रोसेस होता है वो मैंने बता दिया है आपको। मैंने बताया था कि एक अनचार्ज बॉडी है ना, यहाँ पर क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है हमारे पास। क्या है, ये क्या है, मेटालिक आप कह सकते हो। ये हमारे पास क्या है, मेटालिक स्टैंड है। ये हमारे पास क्या है, मेटालिक स्टैंड है। सॉरी सॉरी, ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। क्या है ये हमारे पास, इंसुलेटिंग स्टैंड है। समझ में आई बात। तो इसमें क्या है, एक हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर रखा हुआ है। ये क्या है, अनचार्ज्ड है। क्या है, अनचार्ज्ड है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम एक ग्लास रॉड ले आते हैं, है ना। सपोज दैट हमें इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हम जो ग्लास रॉड ले आएंगे वो कैसा होना चाहिए, आपको कल इससे पहले पहले वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आपको क्या लाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आपको नेगेटिवली चार्ज रॉड लेगा। ठीक है, अगर जो आप चाहते हो ये ग्लास जो आपके पास स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो आपको ग्लास रॉड जो आपको इसके पास में लाना है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो हमें इसको क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है, तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम क्या लाएंगे, नेगेटिवली चार्ज ग्लास की रॉड लाएंगे। ठीक है, पास में लाएंगे, इसको टच नहीं करवाएंगे। ठीक है, टच नहीं करवाएंगे। पिछली क्लास में आपको बताया था। तो होगा क्या भाई, ये अनचार्ज बॉडी है। क्या है, अनचार्ज बॉडी है ना, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज स्फीयर बोल सकते हैं इसको, है ना। ये अगर जो अनचार्ज है तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर इक्वल कर दिया। देखो 3 to 5, 3 to 5। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज एक ग्लास रॉड ले आओगे तो क्या होगा, जब इसके पास में ले आओगे तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इस ग्लास रॉड के नियरर एंड पर आ जाएगा। ठीक है, इस एंड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। अब आपको पता है अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसको नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले एंड पर चले जाएंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में हम इसको क्या करते हैं,
जो ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको क्या करते हैं, ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से क्या होता है, जो इसके नेगेटिव चार्ज है वो सभी कहाँ मूव कर जाते हैं, ग्राउंड में मूव कर जाते हैं। अब आपको पता है अर्थिंग क्या, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके भाई नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर जाएंगे, ग्राउंड में मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं मूव कर रहे हैं क्योंकि ग्लास रॉड को अभी हमने हटाया नहीं है, ये इसको अट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है, दूर नहीं जाने देगा क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रखा है, ठीक है, इस वजह से ये दूर नहीं जा पा रहे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या किया, अब देखो यहाँ पर ग्लास रॉड को, अब ग्लास रॉड ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज जो ग्राउंड में जब जब चले गए तो उसको क्या करना है, ग्राउंडिंग जो अर्थिंग है उसको रिमूव कर देनी। अर्थिंग रिमूव कर दिया, उसके बाद ग्लास रॉड को भी हटा दोगे। जैसे ग्लास रॉड को हटाओगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है सरफेस पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास पहले क्या था, अनचार्ज था, न्यूट्रल बॉडी थी, अब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो आप पॉजिटिवली चार्ज हो गया है ना। तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। समझ में आया, इंड्यूस्ड चार्ज। और जिस चार्ज की वजह से ये चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। भाई ग्लास रॉड की चार्ज की वजह से हो रहा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। अंडरस्टूड, बात क्लियर है ना। तो बेसिकली इस, अब देखो एक स्टेप और, जो जैसे यहाँ पर हमने ग्राउंडिंग की है, ग्राउंडिंग की है यहाँ पर, यानी अर्थिंग की है। अर्थिंग ना करके हम कौन सा और ऑप्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी को रख सकते हैं, ठीक है। अनचार्ज बॉडी अगर जो इसके कांटेक्ट में से टच करवा दिया तो क्या होगा, जो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, दूसरी न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे पर मूव कर जाएगा। फिर क्या करोगे, अगले स्टेप में उस आपके पास जो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है अनचार्ज है ना, उसको हटा दोगे। हटाने से क्या होगा, इस पर अभी ग्लास रॉड को ऐसे रखना है, समझ रहे हो। मैं एक ऑप्शन, दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन, अर्थिंग ना करनी हो तब क्या करोगे, अर्थिंग ना करनी हो तो बस आपको इसी के जैसा एक आपको क्या रखना है, एक एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर रखना है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रखना है। तो जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ से कह सकते हो नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। अब बस उसको साइड में कर देना, थोड़ा दूर कर देना है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अभी 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 जो आपके पास ग्लास रॉड ऐसे ही रहेगा, अगली बार जो है ग्लास रॉड को भी हटा दोगे तो चार्ज फाइनली ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक वो भी तरीका है ना। और एक तरीका और है इंडक्शन चार्जिंग, बाय इंडक्शन कैसे हम करते हैं। देखो अभी क्या हमारे पास, देयर आर टू न्यूट्रल बॉडी है ना, हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी ये है हमारे पास, और ये दोनों क्या है, कैसे ये कंडक्टिंग है, कैसे ये न्यूट्रल बॉडी ए, और दूसरी बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी ये भी हमारे पास न्यूट्रल है। तो किसका मतलब क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या किया, इसके पास अब न्यूट्रल है तो आपको पता होना चाहिए जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। अगर जो आपके पास +10 कूलम आप कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज है तो -10 कूलम क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ इसके पास अगले स्टेप में क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लाया, ठीक है। क्या लाया, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास में लाया, ठीक है। क्या लाया, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास में ले आया, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास। तो क्या होगा कि यहाँ जो आप यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इससे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, फार्दर एंड पर, और नेगेटिव चार्ज नियरर एंड पर आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अब जैसे आपने किया इसको, अब क्या किया, ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में देखिए
अब हमने क्या किया, ग्लास रॉड को, यहाँ जो ये ग्लास रॉड है इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने से क्या होगा, इन पर इनके नेगेटिव, इनको दूर दूर रखा, टच नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। ये नेगेटिव और इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, है ना, इसका नेगेटिव इधर आ जाए, इसका पॉजिटिव इधर आ जाए। क्यों भाई, पहले क्या था, देखो पहले इस एंड पर नेगेटिव चार्ज था, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज था। क्यों, जब तक ग्लास रॉड था, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड था। जैसे आपने पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हटाया, इसके नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, इस वाले एंड पर आ गए, और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गए। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब अगले स्टेप पे देखो जो है, अब जैसे ही आप इनको थोड़ा दूर करोगे तो क्या होगा, इनके जो नेगेटिव चार्ज है सरफेस पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर, ठीक है। समझ में आया, इनका ये आपके पास यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी एक तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का, ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पर जो इसके पास जो चार्ज था उसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। और इसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड चार्ज। दोनों में जो चार्ज डेवलप हो गया उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज। समझ में, इंड्यूस्ड चार्ज। अब आगे आते हैं हम। अब बेसिकली क्या होता है, जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू Q होती है वो क्या होता है, फोर्स चार्ज का माइनस Q टाइम 1 माइनस 1 अपॉन K के इक्वल होता है। 1 माइनस 1 अपॉन K के इक्वल होता है। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पर जो Q होता है, कैपिटल Q क्या होता है, सोर्स चार्ज। यहाँ केस में ग्लास रॉड पर जो चार्ज है दैट इज कैपिटल Q। और जो आपके पास जो कंडक्टिंग स्फीयर पर जो चार्ज आ गया फाइनली दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज। के क्या है हमारे पास, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, जिसकी अच्छा नेगेटिव साइड इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइड ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर जो हमारे पास ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ इसका ऑपोजिट नेचर को शो कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट नेचर को शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होती है जो कुछ इस टाइप से दिखती है। इसमें क्या देखो, ये ब्रास डिस्क होता है। क्या होता है, ब्रास की डिस्क होती है। क्या होती है, ब्रास की बनी हुई डिस्क होती है, ठीक है। दिस इज ब्रास डिस्क, ओके। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली ब्रास रॉड, है ना, ब्रास की एक रॉड है। और ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर प्लग है ना, क्या है, इंसुलेटर प्लग है, यहाँ पर इंसुलेटर प्लग लगा हुआ है। और ये ग्लास की बॉटल है, और ये क्या है, गोल्ड लीफ है। अच्छा, ये गोल्ड लीफ होता है ना, ठीक है, समझ में आया, ये क्या होता है, गोल्ड लीफ होता है। बात क्लियर है। अब देखो, गोल्ड लीफ के जगह पर हम एल्यूमिनियम लीफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको सस्ता बनाना है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को घर पर भी बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मेटल फॉइल यहाँ पर, अब देखो दिमाग आना चाहिए कि अगर हम गोल्ड गोल्ड फॉइल ही क्यों, गोल्ड का ही फॉइल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल होता है वो क्या होता है, उसकी मैलेबिलिटी बहुत हाई होती है ना। मैलेबिलिटी बहुत हाई होने की वजह से हम गोल्ड फॉइल, गोल्ड लीफ ज़्यादा यूज करते हैं, गोल्ड की बनी हुई लीफ को यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई इतनी बात, आगे मूव करते हैं। अब देखो, ये एक सिंपल डिवाइस है जिसका काम होता है टू डिटेक्ट चार्ज ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंस है या नहीं, भाई क्या आप आंखों से देख के बता सकते हो चार्ज किसी बॉडी पर है या नहीं, नहीं ना। उसको पता करने के लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको डिसाइड करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आगे आप देखो, टू आइडेंटिफाई अ बॉडी एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। कोई बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है उसको भी यहाँ से पता कर सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं बहुत अच्छी डिवाइस हमारे लिए, है ना। चार्ज को तो देख नहीं सकते, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं, ये डिवाइस यूज कर सकते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
ठीक है, तो अब हम बारी बारी से हाउ टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। जैसे देखो, हाउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जीएलई मींस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट द चार्ज इन अ बॉडी, एक बॉडी पर चार्ज को कैसे डिटेक्ट करता है। देखो यहाँ पर जैसे आपके पास देखिए, अगर जो आपके पास कोई बॉडी है, आपको पता नहीं है चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी है, जैसे आप इसको ब्रास की डिस्क से टच कराओगे तो क्या होगा, अगर जो बॉडी चार्ज होगी, बॉडी अगर जो चार्ज है, इफ जो आपने बॉडी ले रखी है दैट इज बीइंग चार्ज, तो क्या होगा, जो गोल्ड लीफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर भगे, सेपरेट हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्यों ऐसा होता है, टच कराने से या उसके पास ले जाने से, दोनों चीजें है ना, टच कराओ या पास ले जाओ, दोनों चीजें होती हैं, और अभी आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, जिससे टच कराओगे इसके चार्ज क्या होता है, सपोज यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप है, यहाँ पर बॉडी पर लेट से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, मूव करके इस चार्ज बॉडी के पास जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोल्ड लीफ पर चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, चार्ज कैसा डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब आपको पता है कि पॉजिटिव लाइक चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है ना, दूर भगाने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई आप ये कह सकते हो कि ये बॉडी चार्ज्ड है। अब अगर जो बॉडी आपके पास जो आपने लिया दैट इज अनचार्ज बॉडी, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, गोल्ड जो यहाँ पर आपने लीफ ले रखा वो उसमें कोई डाइवर्जन नहीं होगा, वो दूर नहीं जाएगा, क्यों, चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा ना तो नीचे से ऊपर जाएगा, है ना भाई, चार्ज यहाँ पर लोड होगा नहीं, चार्ज मतलब यहाँ लीफ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, है ना। दैट्स व्हाई अनचार्ज बॉडी होगा तो कोई लीफ में डाइवर्जन नहीं दिखेगा। समझ गया, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पता कर सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, हाउ जीएलई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। अब बॉडी, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उसको कैसे पता करें। ठीक है, उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या किया, अच्छा पिछले वाले केस में हमने बॉडी को टच कराया था ना, टच कराओ या पास में लाओ, दोनों चीजें है ना। अब यहाँ टच नहीं करा रहे, क्या करा रहे हैं, जस्ट बॉडी को पास में ले आ रहे हैं। ठीक है, क्या ला रहे हैं, बॉडी को, एक हमारे पास क्या है, एक चार्ज रॉड है, इसको कहाँ लाए, ब्रास डिस्क के पास, ब्रास के डिस्क के पास ले आए, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि ये जो ब्रास डिस्क है ये क्या है, कंडक्टिंग है भाई, अनचार्ज है, न्यूट्रल है, इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, खिंच करके इस साइड पर आ जाएगा, है ना भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना, तो जो ये आपके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर ये पूरा कनेक्ट है, जो यहाँ से यहाँ जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज था, है ना, नेगेटिव चार्ज मूव करके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और जब अगर जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सारे ऊपर मूव कर जाएंगे तो लीफ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या कैसा चार्ज डेवलप होगा, किस टाइप का चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब आपको जिस भी बॉडी का नेचर पता करना है कि उस बॉडी भाई कोई चार्ज बॉडी आपके पास है, पता करना है उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जैसे आपने क्या किया, है ना, कोई बॉडी आप लाए, है ना, मान लो कोई एक बॉडी इसके पास ले आए आप, है ना, मान लो ऐसे कोई बॉडी, कोई दूसरी रॉड है, चार्ज है ना, चार्ज, लेकिन ये नहीं पता है ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, क्या है, चार्ज बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज बॉडी है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे इसके पास ले आओगे तो क्या होगा, ठीक है,
ये हमने क्या लिया, ये देखो थोड़ा ड्राइंग यार देख लो, है ना। ये थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ड्राइंग फिर से बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, एक हम कोई वो किसी भी शेप का बॉडी है, लेट्स से कुछ ऐसे शेप का बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है। कैसी है? चार्ज्ड बॉडी है। अब पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ये नहीं पता हमें। अब जैसे अगर जो इसको पास में लाने पर यहाँ पर क्या होता है, अगर जो ये फर्दर डाइवर्ज होती है, क्या होती है? फर्दर डाइवर्ज। जो लीव्स है, लीव्स इसकी बनी हुई है, वो और दूर जा रही है, तब हम बोलेंगे कि इस पर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है? वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां टच कराने से या इसके पास मिलाने से क्या होगा? लीव्स जो है और दूर जाएगी। ठीक है, और दूर दूर हो जाएंगी। पहले कहाँ थी? ऐसे थी, है ना, पहले ऐसे थी, अब कहाँ चली जाएगी? ऐसे। अगर जो ऐसी कंडीशन आ रही तो हम बोलेंगे यहाँ पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन अगर जो दूसरा केस क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेट्स से ये हमने रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में अगर जो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये जो लीव्स है थोड़ा क्या हो जाएंगे, इनका डाइवर्जन कम हो जाएगा। डाइवर्जन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने बॉडी लाया है भाई, क्या वो नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आया क्या करना है? पहले आपको एक ऐसी चार्ज बॉडी लेनी है जो क्या, जिसका चार्ज, आपको चार्ज का नेचर पता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले लिया है ना, उसको टच करा दिया या उसके पास ले आया, तो क्या हो जाएगा? लीव्स और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी आपके पास एक चार्ज बॉडी ले आनी है, उसके नेचर, उसका चार्ज का नेचर पता नहीं, और उसको पास में लाने से क्या लीव्स दूर जा रही है, तो क्या होगा? इस चार्ज बॉडी पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अदरवाइज अगर जो यहाँ पर लीव्स पास पास में आ जा रही है, तो इस चार्ज बॉडी पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। अब कह रहे हैं कि हाउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बॉडी एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना। किसी बॉडी को कैसे ये पता करोगे कि बॉडी जो है कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है ना, ये कैसे पता करोगे? तो इसको पता करने के लिए क्या करना है कि एक क्या करना, आपको चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेना, एक लेना अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेना। ठीक है, हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसा है? चार्ज है। ठीक है, कैसा है? चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो कैसा है? चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वो कैसा है? अनचार्ज्ड। क्या है? अनचार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब क्या करना है, जब आपने इसको चार्ज कर लिया, अब आपके पास जो भी बॉडी, सर जैसे आपको इसका पता करना है वेदर इट इज चार्ज कंडक्टर और इंसुलेटर, तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, इसकी जो ग्लास की जो नॉब होती है ना, ग्लास की जो डिस्क बनी होती है, इस पर क्या रख देते हैं? इसको रख देते हैं। ठीक है, इस पर रख देते, दोनों ऐसा थोड़ा लंबा होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे रखोगे कि एक एंड इस पर, दूसरा एंड उस पर आ जाए। अगर जो अनचार्ज आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, उसकी लीव्स में डाइवर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है? डाइवर्जन हो, तो बोलोगे जो आपने बॉडी इस पर रखी है, तो वो बॉडी कैसी होगी? वो एक कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, है ना। कंडक्टर होगा तभी तो भाई यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, तभी तो यहाँ पर चार्ज आएगा, तभी तो डाइवर्ज होगा। और इंसुलेटर के केस में कोई भी डाइवर्जन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बात क्लियर है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर ली। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कूलम्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, है ना। आते हैं इस पर। तो यहाँ पर बेसिकली जो है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ रहे हो, भाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन स्टैटिक चार्जेस, है ना।
between two static charges, है ना. Electric force between two static charges is known as electrostatic force, है ना. इलेक्ट्रो समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स. अब चार्जेस अगर स्टेशनरी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. भाई एक चार्ज कहाँ रखा, यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तब भी क्या एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, नहीं करता है. एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज भाई टच कर रहे हैं क्या, नहीं, कॉन्टैक्ट भी नहीं है, तब भी क्या होगा, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया है ना, और यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, एक दूसरे पर अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, समझ में आएगा. तो दिस इज बेसिकली, अब अगर ये चार्जेस स्टैटिक है, कैसे चार्जेस हैं, स्टैटिक चार्ज या रेस्ट पर चार्ज है ना, स्टैटिक चार्ज मींस रेस्ट पर. ठीक है, रेस्ट पर चार्जेस है. तो ये जो फोर्स लगेगा इन्हें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक. एंड कूलम्स लॉ is applicable on static charges. ठीक है, those charges which are at rest is known as static charges. कूलम्स लॉ हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब चार्ज कहाँ कैसे हैं, स्टैटिक है, यानी रेस्ट पर है. ठीक है, क्लियर है, चार्जेस कैसे कहाँ पर है, रेस्ट पर है. ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं. अब देखिए, देखो 1785 में क्या हुआ, 1785 में फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम, है ना. जो ये इस ईयर में इनकी जो है कह सकते हो ये इनकी लाइफ रही है ना. एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन स्मॉल चार्ज स्फीयर्स बाय यूजिंग अ टॉर्शन बैलेंस. बेसिकली टॉर्शन बैलेंस की हेल्प से इन्होंने क्या किया, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इन्होंने क्या किया, मेजर किया. देखो वो टॉर्शन बैलेंस दिखने में कैसा दिखता है, आपको कुछ ऐसा दिखता है टॉर्शन बैलेंस. ठीक है, इस बेसिकली टॉर्शन बैलेंस में देखो क्या क्या होता है. जो आपके पास यहाँ पर ये कि एक ग्लास की ट्यूब होती है, क्या होती है, ग्लास की ट्यूब होती है ना. ये क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लास की ट्यूब बोलते हैं. ये होता है लिड होता है, क्या होता है, लिड होता है, इसे हम लिड बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिड बोलते हैं. ठीक है, और ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल ग्लास केस होता है, सिलिंड्रिकल ग्लास केस होता है. ठीक है, और यहाँ पर एक फाइबर का बना हुआ है, फाइबर का कोई मटेरियल वायर नुमा होता है, वायर जैसा होता है, फाइबर होता है. ठीक है, ये हमारे पास फाइबर होता है. और ये क्या होता है, टॉर्शन हेड होता है, क्या होता है, टॉर्शन हेड. यहाँ पर स्केल बना होता है. ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर क्या लगा होता है, एक स्प्रिंग लगी होती है ना, जो आप कह सकते हो जो खिलौनों में स्प्रिंग होती है, कुछ उस टाइप का स्प्रिंग लगा रहता है यहाँ पर, कुछ ऐसे है ना, ऐसे टाइप का स्प्रिंग लगा रहता है. तो क्या होता है, जब यहाँ पर एक्शन में क्या होता है, ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारा एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है, और इसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरे साइड में क्या एक कुछ कोई चीज लगाई, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ताकि ये जो है इस स्फीयर क्या इसको बोलते हैं निडल, है ना. ये क्या बोलते हैं, इसे निडल बोलते हैं. ये निडल होता है. तो निडल क्या हॉरिजॉन्टल में है. ठीक है, क्या रहे, हॉरिजॉन्टल में रहे, तभी क्या इसके लिए क्या करते हैं, एक साइड में क्या कर देते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा देते हैं ताकि ये जो पहला वाला ये वाला स्फीयर है, स्फीयर क्या रहे, बैलेंस रहे. ठीक है, क्या रहे, बैलेंस रहे. समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात. ओके, तो ये बेसिकली कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, एक आप कह सकते हो एक स्फीयर, ये दूसरा वाला स्फीयर बी है. ठीक है, ये दो स्फीयर्स होते हैं. अब क्या करते हैं हम, यहाँ इसकी हेल्प से इस स्फीयर को निकाल करके क्या करते हैं, रब कर देते हैं ना. रब करने से क्या होता है, रब करके क्या चार्ज कर लेते हैं ना. चार्ज करने के बाद इसको इसके अंदर डालते हैं और उस पर वहां से क्या करते हैं, देखो यहाँ पर स्केल बना हुआ है ना, इस स्केल की हेल्प से इनके बीच की डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं.
यहाँ डिस्टेंस पता चल जाता है, और यहाँ पर भी स्केल होता है, यहाँ से भी क्या, यहाँ से मिल जाता है कि फोर्स कितना लग रहा है भाई। जैसे इस पे यहाँ फोर्स लगता है तो ये क्या होता है, ट्विस्ट होता है, ऐसे रोटेट होता है ना, ट्विस्ट होता है। तो ये जो फाइबर का बना आपके पास जो धागा नुमा दिख रहा है, ये क्या होता है, ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट होने से जो स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है इस टाइप में, है ना, वो भी क्या होती है, ट्विस्ट होती है, और ट्विस्ट होने से क्या होता है, वहां पर फोर्स कितना लग रहा है टॉर्शन हेड से हम मेजर कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस टाइप से क्या करते हैं, डिफरेंट अलग कई बार क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करके, अलग अलग चार्ज दे करके क्या करते हैं, ये जो है फोर्स और डिस्टेंस का मेजर करते हैं। तो बहुत सारे फोर्स की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू मिलने के बाद जो कोलम्स डी ऑगस्टिन थे, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो फोर्स होगा वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होगा। चार्ज के प्रोडक्ट, भाई पहले स्फीयर और दूसरे स्फीयर के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी लॉ को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट गिवन है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ध्यान रखना, दो स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब समझना स्टैटिक चार्ज है ना, रुके हुए चार्ज है ना, रेस्ट पर जो चार्ज है, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है, अच्छा वो चार्जेस, उन चार्जेस को आप पॉइंट चार्जेस बोल पाओगे जिनकी रेडियस वो क्या है, उनके सेपरेशन, जो चार्जेस के बीच सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, पॉइंट चार्जेस। समझ रहे हो भाई, सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर Q2 है। ठीक है, तो इसका रेडियस कुछ होगा अपना, है ना। एक मिनट जरा हम इसको इरेज करके फिर से बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, Q1 एक चार्ज और Q2 क्या है, दूसरा चार्ज है। ठीक है, अब एक मिनट, ठीक है, यहां पर हमारे पास दिस इज Q1, दिस इज Q2। क्या होगा, इनके बीच की सेपरेशन क्या होती है, ये होता है R, है ना, और इसकी रेडियस मान लो क्या है R1 और इसकी रेडियस क्या है R2। अगर जो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू स्मॉल r से बहुत कम है, R2 की वैल्यू स्मॉल r से बहुत कम है, तब हम बोलेंगे ये जो चार्जेस कैसे चार्जेस है, ये पॉइंट चार्जेस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब जो भी आपके पास पॉइंट चार्जेस है, उनकी जो साइज, उनका साइज अगर उनके सेपरेशन से बहुत कम है, उनके बीच सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उन चार्जेस को आप क्या बोल पाओगे, पॉइंट चार्जेस। तो आपको यहाँ पर आइडिया लग गया कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, है ना। पॉइंट चार्जेस बेसिकली तो कह सकते हो कि जो कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस के मैग्नीट्यूड, अगर जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लिख के मल्टीप्लाई करना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्या फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया। तो इसमें बेसिकली अभी आपको मैं इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है, लेट्स से ये पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे कैसे प्लस, है ना। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, है ना, आपको पता ही है अगर जो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कुछ ऐसा लगेगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1 क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर आएगा, है ना। तो अब आप मुझे बताइए यहां पर फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 क्या हो जाएगा, यहां पर इसको लिख सकते हैं फोर्स F21। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1।
फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये क्या है F21, ये सिंबल का मतलब समझ लो, ठीक है। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 क्या हो जाएगा F12। अब क्या होता है, ये जो इनके मैग्नीट्यूड होते हैं, ये क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड इनके इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट अगर जो इनका डायरेक्शन आप लिखना चाहते हो, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। क्या होता है, आप देख लो, F12 कहाँ लग रहा, नेगेटिव साइड में, और F21 कहाँ लग रहा, पॉजिटिव साइड में। तो आप F21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस F12 वेक्टर, या F12 वेक्टर को क्या लिख सकते हो, F21 वेक्टर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। आगे आते हैं, अगर जो ये चार्जेस नेगेटिव हो, तो नेगेटिव केस में क्या होगा, ये चार्जेस अगर जो नेगेटिव हो, दोनों क्या हो, नेगेटिव चार्जेस हो, तो नेगेटिव चार्ज के केस में भी रिपल्सन फोर्स लगता है ना। अब अब जो चार्ज 2 ने चार्ज 1 पर फोर्स लगाया, दैट इज F12, जो चार्ज 1 ने 2 पर फोर्स लगाया, दैट इज F21। ठीक है, क्या है, F21। ठीक है, अब यहाँ पर भी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, ये जो हमने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इसी को आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में, तो आपको साइन भी लिखना पड़ेगा। F12 वेक्टर क्या होगा, माइनस F21 वेक्टर के। ठीक है, डायरेक्शन के साथ आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर एक अगर जो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, क्या है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, क्या है, ये हमारे पास कुछ ऐसा है। तो अभी क्या होगा भाई, 2 की वजह से 1 पर कैसा फोर्स लगेगा, F12, और 1 की वजह से 2 पर फोर्स कैसा होगा, लगेगा F21। भाई F21 का मतलब आप लिख लो यहाँ पर, F12 का मतलब क्या है, F21 का मतलब क्या है, एक मिनट, हाँ, यहाँ लिख लो, F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। समझ में आ गई बात। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, इनकी मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे। क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड ऐसे बना सकते हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में केवल लिखना चाहते हो, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पर भी आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पीछे वाले में भी कर सकते हो, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड है ये, ऐसे लिख सकते हो, लिखना वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम जो है तो अभी जो हमने सॉरी, है ना, तो जब आपको पता है कि जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा, अकॉर्डिंग टू, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होता है ना, चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, है ना, चार्ज भाई, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है,
ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को अगर जो हम कंबाइन करें, क्या करें, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल सकता है आपको, देखो जब आप ये प्रोपोर्शनली साइन रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट के आ जाता है, स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2। तो बेसिकली ये आपका कह सकते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। Here K is called Coulomb's constant. Here K is called Coulomb's constant. क्या बोलते हैं इसको, Coulomb's constant बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Coulomb's constant, ठीक है। अब अगर जो एक केस लेते हैं, केस नंबर 1, फॉर, अगर जो फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, अगर जो जहां पर ये चार्जेस रखे हैं वो कैसा है, फ्री स्पेस है, क्या है, फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम है, कैसा है, फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम है। फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ये जो k की वैल्यू होती है, स्मॉल k की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू क्या आ जाता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 आ जाता है, क्या आ जाता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 आ जाता है। आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो, देखो यूनिट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, के निकालना है ना, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 है ना, यहाँ से देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल के की अपनी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक वर्ड आया है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब यूनिट जो होता है ना उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, आप देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गॉट इट, समझ में आ गई बात में, इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज बेसिकली द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स, ओके। और यहाँ के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, क्लियर है, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू फ्री स्पेस, अगर जो चार्जेस को फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा है तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन कूलम स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर अगर जो हम थोड़ा सा एक यहाँ पर इरेज कर दें, चलो इरेज करते हैं, स्पेस तो है नहीं, ओके, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि इफ चार्जेस आर केप्ट इन सर्टेन मीडियम, है ना, फॉर सम मीडियम, चार्जेस को कहाँ रखा है, किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख दिया, ठीक है, किसी मीडियम में पुट कर दिया, क्या रख दिया, चार्जेस को हमने मीडियम में पुट कर दिया। अगर जो चार्जेस को हमने मीडियम में पुट कर दिया तो अब जो आ जाता है एफ की वैल्यू आ जाती है, एफ की वैल्यू आती है 1/, अच्छा एक मिनट, एफ नहीं आप बोल सकते हो यहाँ पर के की वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा एक बात और यहाँ पर हमें बतानी मिस हो गई, यहाँ जो फोर्स आ जाता है, यहाँ फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आ जाती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फोर्स आ जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे मूव करें। ठीक है, अब देखते हैं, आगे आते हैं थोड़ा। ओके, ये हम इरेज कर देते हैं। ओके ओके, हाँ, बस हो गया। ओके, अब देखो हमारे पास यहाँ पर हो जाता है, जब मीडियम है तो स्मॉल के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाता है ना। क्या आ जाता है? फोर, अब एक मिनट, चलो लिख लो, है ना। क्या आ जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। अब यहाँ पर इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस एप्सिलॉन नॉट को आपको पता ही क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो वैल्यू यहाँ पर आपने लिखी थी वही है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। ये होता है। ठीक है, और के क्या है हमारे पास? के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम होता है रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझ में आई बात? अरे देखो यहाँ पर कैपिटल के और स्मॉल के में डिफरेंस समझना। ये कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के, स्मॉल के कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, स्मॉल के इज कूलम्स कांस्टेंट एंड कैपिटल के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये हमारे पास कैपिटल के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्मॉल के इज कूलम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये हमें मिला। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। ओके, 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 अब आपके पास देखो यहाँ पर एक टर्म और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ई, है ना, एप्सिलॉन, है ना। एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको आप कभी कभी ऐसे भी लिखते हो 4 पाई एप्सिलॉन, है ना। अब ये एप्सिलॉन होता क्या है? एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, है ना? इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझ में आई बात? एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात, है ना। तो यहां पर अगर जो फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बोलोगे? ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा। ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या, मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई। और जो पहले हमने निकाला था वो क्या था? फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकली आई थी, है ना। तो अभी अगर जो इनका रेशियो निकालना हो, रेशियो निकालना हो तो निकाल सकते हो, है ना। चलो वैसे क्वेश्चन आ गया तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अगर जो आपको मीडियम में या फिर एयर में, है ना, भाई एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम, ये दोनों आप लिख सकते हो। एफ एयर अपॉन एफ मीडियम निकालना हो तो ये क्या हो जाता है? बेसिकली एयर में जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आता है यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है ना भाई, है ना। तो ये आप कह सकते हो ये वाला टर्म पूरा तो कैंसिल हो गया, के केवल बच रहा है यहाँ पर, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा K/1। तो आप कह सकते हो एयर और मीडियम में
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, K:1 होता है। ठीक है, K:1 होता है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, आते हैं जरा हम अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे अब। अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस। चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, कैरिंग इक्वल चार्जेस, है ना। चार्जेस की वैल्यू क्या है, इक्वल है, 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। What when their separation is 5 angstrom, how many electrons are missing from each, है ना। तो सभी से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। अच्छा भाई, पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए ना, ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है ना। तो वही कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वही आपको बता रहा है। तो पहले तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पॉजिटिव आयंस हैं, दो पॉजिटिव आयंस हैं, एक हमारे पास यहाँ पर, लेट्स से इनके बीच का सेपरेशन गिवन है आर, है ना, 5 एंगस्ट्रॉम गिवन है। अब चार्जेस की वैल्यू ये मान लो Q है, ये भी Q है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। Q1 Q2 दोनों क्या है, सेम है ना। यही तो गिवन है क्वेश्चन में, Q1 इक्वल टू Q2 है, यही तो है, इक्वल टू Q, यही तो गिवन है भाई, है ना। और Q की वैल्यू कितनी है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। एक मिनट, ये एक मिनट चार्ज की वैल्यू, एक मिनट, चार्ज नहीं गिवन है ना, कंफ्यूज है ना। ये हमारे पास गिवन ऐसे कुछ है, चार्जेस इक्वल है, चार्जेस की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, चार्जेस इक्वल है। अब क्या, फोर्स की वैल्यू गिवन है ना, है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ये गिवन है। तो चार्ज की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आर आपको 5 एंगस्ट्रॉम है, इसको आप मीटर में बदलोगे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, एयर में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, तो हम मान के चलेंगे ये फ्री स्पेस पर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है ये वैल्यू आपको गिवन है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 9 इंटू भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 दोनों इक्वल है, तो Q इंटू Q हो जाएगा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना आपके पास। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व जब करोगे, देखो यहाँ पर, ओके, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट भाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻9 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 25 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको Q की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्या मिल जाएगा यहाँ से, Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, Q की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप क्या करोगे, देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते थोड़ा, 3.7 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू, देखो 10⁻⁹ ऊपर आ जाएगा, -18 -18 प्लस -20 कितना हो जाएगा, -38, 10⁻⁻38 आ जाएगा। और जब आप Q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो Q क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा अंडर रूट 3.7
3.7 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आप कह सकते हो, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.2 के आसपास आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे जब, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 आप कह सकते हो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। जब Q आ जाए, आपको पता होना चाहिए Q क्या होता है। सिंस Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से Q क्या होता है, N होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग यहाँ से पता चल जाएगा, है ना, Q अपॉन E। वैसे Q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। ये कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग कितना आ जाएगा, 2 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना तो ये वैल्यू लगभग 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। ठीक है, कूलम आएगा। क्लियर है, क्लियर है ना भाई। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए, कह रहे हैं टू इंसुलेटेड, आपके पास क्या है, ठीक है। तो अभी टाइम काफी ज्यादा हो गया है ना। तो अब ये क्वेश्चन हम आपको जो है, अभी मैंने लगभग आपको 7 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है। ठीक है, आप लोग देख लो और होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लेना सब लोग। ये होमवर्क में कर लेना आप लोग, और आंसर्स आपको मैंने दिया है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो AIEEE में आया हुआ है 2004 में, है ना। पहले जेईई मेंस के जगह पे AIEEE हुआ करता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ट्राई करना, डरना नहीं है ना, बहुत टफ नहीं है। आप लोग ट्राई करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।